बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट पर अभी भी मौजूद है। हमाद अजहर साहब जो कि मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि फरवरी 2020 तक ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आएगा और वाइट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से अगर आपको थोड़ी सी डिटेल बताएं कि पहली बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में 2012 में आया था और 2015 तक इसमें रहा और इसके बाद पाकिस्तान ने कुछ इकदामात भी किए। अभी ये जो हालिया इकदाम नज़र आया है उससे लगता नहीं है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो मुतमईन हुआ है। इन इकदामात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। पाकिस्तान के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इकदामात हैं और टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से जो इकदामात हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि फरवरी 2020 तक इन पे मुकम्मल अमल दरामद हो जाएगा और उम्मीद यही है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आएगा। इस दौरान हमने देखा है कि जमातुद दावा में भी उस पर भी पाबंदी लगाई गई इसी साल फरवरी 21 को 2019 में। और इसके अलावा इस किस्म की जितनी भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो बैंड आउटफिट्स हैं, उन पे नज़र रखने के लिए, उनकी सरगर्मियों को देखने के लिए भी मुख्तलिफ इकदामात किए जाते रहे हैं। अभी आज एक इकदाम हुआ है और जो मौलाना साहब के आने वाले आज़ादी मार्च से रिलेटेड है, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की एक ज़ेली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, जो कि ऑलरेडी बैंड आउटफिट है। 2013 में इस पर पाबंदी लगी थी। उसके हवाले से भी आज कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है और ये कहा गया है कि इनके तमाम जो लोग हैं उनको किसी सूरत पे भी बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1974 के तहत वफाकी हुकूमत मुसल्लह तंजीम को ख़त्म करने की हिदायत कर सकती है। इसके अलावा ये भी कि आर्टिकल 256 और 1974 के सेक्शन 2 के तहत अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी आयद की जा रही है और इस पे सूबों को भी मुशावरत के लिए लिख दिया गया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि एक जो कमेटी मुज़ाकराती बनाई गई है वो मुज़ाकरात की बात भी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अगर नहीं बात मानेंगे और ये इसी तरीके से वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफ़े पर बज़िद रहेंगे तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, यानी हुकूमत जो है वो अपनी रिट चैलेंज नहीं होने देगी। इसके अलावा कुछ और इकदामात भी आज हुए हैं। एक तरफ तो आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले क्या कहते थे धरने के हवाले से, वो भी हमारे सामने, क्योंकि खुद उन्होंने 126 दिन का धरना दिया और वज़ीर आज़म बनने के बाद अपोजिशन को पेशकश करते रहे कि हम आपको कंटेनर भी देंगे, हम आपको खाना भी देंगे, धरना करना है तो कर लें। लेकिन आज वज़ारत दाखिला की हिदायत पर फैसला ये किया गया है वफाकी पुलिस की तरफ से कि जो भी इस्लामाबाद और पिंडी के जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर साउंड सिस्टम, केटरिंग, टेंट सर्विसेज, जितनी भी खदमात, जितनी भी सर्विसेज ये धरने के शुरका हासिल कर सकते थे या इनको फराहम की जा सकती थी, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। ताजिर बहुत नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक ही उम्मीद निकली थी कि हमारा कारोबार चलेगा। होटल्स वाले जो हैं वो खुश थे कि खाना पीना चला जाएगा, लेकिन उस पर भी आप पाबंदी लगा दिए। तो वज़ीर आज़म साहब की ऑफ़र और ये इकदामात, एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट विद मी टुडे। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कराची से आमिर ज़ियाद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। काशिफ अब्बासी साहब, FATF पे ज़रा बात कर लेते हैं। उम्मीद तो अभी भी थी हमें कि हम निकल आएंगे इस ग्रे लिस्ट से बाहर, इकदामात भी काफ़ी किए हुए। अब फरवरी 2020 का कह रहे हैं हमाद अजहर साहब। देखिए, आप पता नहीं उम्मीद कहाँ से आई थी। अच्छा? हमें तो ये डर था कि कहीं ब्लैक में ना चले जाए। हुकूमत ने उम्मीद दिलाई थी। देखिए, हुकूमत तो पॉजिटिव मैसेज ही देगी, लेकिन आपने शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जो इस मीटिंग के बाद हुई है और बहुत से रेड फ्लैग्स उन्होंने रेज किए हुए हैं। बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा और ये जो लेट मी ऑनेस्टली से दिस कि इस तमाम माहौल में मौलाना साहब इतने सारे उलमा कराम को लेकर जब इस्लामाबाद आएंगे, ये भी कोई मैसेज अच्छा नहीं जाएगा पूरी दुनिया में। लेकिन मुश्किल वक्त अभी आगे भी है। देखें, जो लिस्ट है उसमें से 5 पे हमने काम किया है, 27 नुकात में से, और 5 पे थोड़ा सा बिल्कुल ही काम नहीं किया और बाकियों पे जुज़वी सा काम हुआ। सो दे आर नाउ लुकिंग एट इट वेरी। आप देखें, एक पहले वक्त था जब बहुत सारी चीज़ों को वो लोग कर दिया जाता। इस वक्त हालात, हमारी पोजीशनिंग भी ऐसी है इंटरनेशनली कि हमारे पे प्रेशर भी बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन लॉबी, आपको पता है कि इंडियन लॉबी काम कर रही है। वैसे हमारे कारनामे भी हमें थोड़े से अब
नाउ वी आर चेंजिंग डायरेक्शन, सो आई होप कि अगले कुछ अर्से में बेहतर डॉक्टर फारूक साहब 27 के अंदर से, जिस तरह अभी काशिफ अब्बासी साहब बात करते हैं कि 5 हमने एड्रेस किए हैं, 10 नुकात जो मेन हैं, चीज़ें जिन पर अमल दरामद होना चाहिए था, जो FATF कह रहा है उस पर हमने नहीं किया है, क्यों नहीं हो सका? सबसे पहले तो ये बताएं, और दूसरा अभी फरवरी 2020 में ऐसा क्या हो जाएगा चंद महीनों के अंदर कि इतनी उम्मीद का इजहार हो रहा है कि हम वाइट लिस्ट में चले जाएंगे? सादिया 40 सिफारिशात थी ओरिजिनल जो सिफारिशात हैं जो FATF की कहलाती हैं, उसमें से सिर्फ एक में हम कंप्लाइंट हैं। ऑफ द 41 में कंप्लाइंट हैं, 9 में लार्जली कंप्लाइंट हैं, 26 में पार्शली कंप्लाइंट हैं और 4 में मुकम्मल तौर पे नॉन कंप्लाइंट हैं। ये सितंबर के बाद फिर जो 27 वाला मामला शुरू हुआ, जिसमें से 5 नुकात के ऊपर कुछ काम किया और 22 के ऊपर अभी काम रह गया है। देखिए 3 ममालिक ऐसे हैं जो ग्रे लिस्ट से निकले हैं हमारे सामने। इथियोपिया निकला है, श्रीलंका निकला है, टूनीसिया निकला है। तो ये कोई अंडर डेवलप का या हमारी मईशत बहुत पीछे रह गई है इसलिए यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, ये हुकूमत इस किस्म के डिफेंसेस जो है वो दे रही है, वो मेरा ख्याल है कि एप्लीकेबल नहीं है। अगर इथियोपिया निकल सकता है तो फिर श्रीलंका निकल गया, श्रीलंका निकल सकता है, तो हम क्यों नहीं निकल सकते? इसका एक तो सियासी आंसर है और एक प्योरली मैथ का आंसर है। मतलब बड़ा साफ और शफाफ किस्म की इक्वेशंस FATF वालों ने बना के रखी हैं कि आपके अगर 50 से नीचे नंबर आएंगे 100 में से तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, अगर 50 और 75 के दरमियान में होंगे तो आप ग्रे लिस्ट पे होंगे। वाइट लिस्ट में अभी तक सिर्फ 2 ममालिक है ना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। वाइट लिस्ट एज सच कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, लिस्टें FATF की सिर्फ 2 ही। ग्रे से निकलना है। हाँ, ग्रे से निकलना है और उसके बाद जो मुल्क शामिल नहीं, तो ब्लैक एंड ग्रे वाला मामला आ गया। अब हम बैठे हैं 51 पे, यानी कि बाल बाल बचे हैं हम ब्लैक लिस्ट होते हुए। 1 पॉइंट से, 1 परसेंटेज पॉइंट से हम यहाँ इस दफ़ा बच गए। इससे ज़्यादा अब हमें 75% तक पहुँचना है अगर हमने ग्रे लिस्ट से भी निकलना है। ठीक है। और 4 महीने बाकी बचे हैं। अब 2018 में एक्शन प्लान जो हमें बनना, 4 महीनों में वो तवक्को का इजहार हो रहा है कि जी मुश्किल काम है। लेकिन और इस पे ज़रा ये भी बात करें कि ये और इसी दौरान जहाँ पे आपको वार्निंग मिल रही है, आपको कह रहे हैं ये इक़दाम करने, वो अंसारुल इस्लाम आके बैठ गई कैपिटल के अंदर एट सम स्टेज। जो अगर उनकी ऑब्जेक्शंस रिपोर्ट के अंदर आप देखें तो वो कहते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं, हुकूमती अफसरान जो हैं स्टेट बैंक के अंदर, हुकूमत के अंदर, उनको एहसास ही नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये FATF वाले लिख रहे हैं कि उनको करना क्या है। ठीक है। अब इस वक्त हुकूमत को इन अ स्टेट ऑफ पैनिक होना चाहिए था कि 4 महीने आपके पास रह गए हैं और इतना ख़तरनाक मामला है। अगर आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, इतनी सारी सैंक्शंस आ जाती हैं, यानी कि जो फॉरेन बैंक्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तकरीबन 116 ब्रांचेस पाकिस्तान में, सिटी बैंक है, डॉइचे बैंक, ये सब के सामने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि उन्होंने इस मुल्क में रहना है या नहीं रहना। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस मामले पे हुकूमत को स्टेट ऑफ पैनिक में होना चाहिए था, और सिर्फ इस मामले में नहीं और भी बहुत सारे मामलों में होना चाहिए था। IMF के साथ हमने जब मुआहदा किया था उसमें हमने उनको यकीन दिलाया था, उनसे वादा किया था कि अक्टूबर 2019 तक हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम IMF के पास वापस जाके उनसे वेवर मांगेंगे और कहेंगे कि क्यों हम नहीं निकले, वो भी चीजें आ जाएंगी। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इकोनॉमी की बेहतरी पर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर इकोनॉमिक टीम टू टर्न अराउंड द इकोनॉमी विद इन अ ईयर। हो गई ये काम मैं पहले डॉक्टर साहब को सपोर्ट कर देना जी। डॉक्टर साहब को मैशत की समझ आती है, हमें तो कम आती है। नहीं, आपको पता, अब लोगों की नब्ज पे इतना हाथ तो है कि लोग कहते हैं भाई महंगाई हो गई है, चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन ये अपनी टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। 1 साल के अंदर टर्न अराउंड कर दिया इकोनॉमी का व्यू। मैं इतनी सी बात कहूँगा, लोगों का व्यू इकोनॉमी का और किसी इकोनॉमिस्ट का व्यू इकोनॉमी का 2 बड़े डिफरेंट व्यू फर्क है। हम ये सोचते हैं कि अगर बिजनेस डाउन है, लोगों की एक इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो उसका मतलब है कि हुकूमत की इकोनॉमी नाकाम है। इकोनॉमिस्ट शायद उसको उस तरह नहीं देखता। वो मुझे किसी ने, मैं हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, तो बड़ी मुश्किल एक कॉन्वर्सेशन है इकोनॉमी की कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स किधर जा रहे हैं, इंडिकेटर्स माइक्रो किधर जा रहे हैं, वो टर्न अराउंड किस तरह होगा, वो उसमें ये किस तरह चेंज होगा। इट्स वेरी डिफरेंट। हम एक व्यू, हमारा इकोनॉमी का व्यू ये है कि क्या आम आदमी की ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है। अगर आसान है इसका मतलब इकोनॉमी का नाकाम है, अगर मुश्किल हो रही, कामयाब है, अगर मुश्किल हो रही है तो इकोनॉमी नाकाम जा रही है।
I don't think economy is that simple, but Dr. Saab will take it. इसमें जो उन्होंने चीज़ें बताई, इंक्रीज बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, रेमिटेंसेस का इजाफा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ये साथ उन्होंने अटैच की में। ये गलत नहीं कह रहे हैं, ये फिगर सब दुरुस्त हैं जो ठीक कही है। जा रही हैं। आसान तरीन तरीका अभी अगर आपने 2 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में सईद शाह जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट है पाकिस्तान में, उसका टाइटल है मिडिल क्लास पर्सन इज डाइंग। वो कहते हैं कि मिडिल क्लास पाकिस्तानी जो है वो मर रहा है, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे वो एक जूते की दुकान वाले हैं, उस दुकानदार के पास जाते हैं। अब आप मईशत दान जब बैठते हैं वो हर चीज़ को बड़ा पेचीदा कर देते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक, वो हु अंडरस्टैंड्स मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं क्या है। अच्छा, इस शख्स ने, मुझे नाम इसका भूल गया, कमर इदरीस या मोहम्मद कमर, कुछ इस किस्म का नाम है, वो जूते बेचता है। उसने जो काम की बातें की हैं, मतलब वो आपको 3-4 साल अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसने उसका लुब्बे लुबाब उसने उसको कूजे में बंद कर दी। वो ये कहता है कि पाकिस्तानियों की जो खुराक की कीमत है, जो खुराक खरीदने जाते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई। फिर वो कहता है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि खुराक खरीदने के बाद और बिजली का बिल पे करने के बाद लोगों के पास पैसा नहीं बचता जेब में। वो कहता है जब पैसा नहीं बचता तो हमारी दुकान पे नहीं आते, जब हमारी दुकान पे नहीं आते हमारा माल नहीं बिकता, कुव्वत खरीद कम हो गई ना, कुव्वत खरीद कम हो गई। जब हमारा माल नहीं बिकता तो फैक्ट्रीज माल बनाना बंद कर देती हैं, जब फैक्ट्रीज माल बनाना बंद कर देती हैं लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं। इसने इतनी जबरदस्त बातें की। जब लोग बेरोजगार होते हैं फिर शॉपिंग करने नहीं आते, फिर शॉपिंग करने कौन आएगा? उसको तो दोनों तरफ से नुकसान है बेचारे को। तो कुव्वत खरीद हुकूमत को करना क्या है? देखिए, हम हमेशा क्रिटिक पे चले जाते हैं, सॉल्यूशंस इतने मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम्स बड़े सिंपल हैं। 2 प्रॉब्लम है, महंगाई का और बेरोजगारी का। महंगाई और बेरोजगारी, ठीक है। इसको अगर आपने सॉल्व करना है, कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की बढ़ानी पड़ेगी और शराय सूद को नीचे लाना पड़ेगा। आमिर ज़ा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आमिर ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। ये चलें इसी से आगे आपकी तरफ गुफ्तगू ले आते हैं। कितनी महंगाई कम हुई, कितनी बेरोजगारी कम हुई? वज़ीर आज़म साहब आज कह रहे हैं कि इकोनॉमिक टीम की बड़ी अचीवमेंट है कि 1 साल के अंदर टर्न अराउंड कर दिया है उन्होंने इकॉनमी को, और ये एक वो वजह भी है, तो मुख्तलिफ तौजीहात में से एक वजह ये भी है जो मौलाना साहब अपने आज़ादी मार्च की और एहतजाज की पेश करते हैं कि भाई महंगाई बहुत हो गई, मईशत बहुत तबाह कर दी इन्होंने। देखिए, दो बातें हमें समझनी होंगी कि पाकिस्तान को जिस तरह की माशी चैलेंजेस दरपेश थे और जो मसाइल थे, उसमें अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, जिसमें भी जो इस पर तनकीद कर रहे थे कि जी इकोनॉमिक्स पेचीदा बना देते, तो उसमें थोड़ी बहुत हुकूमत को कामयाबी हुई है। हो सकता है आप लोगों ने शुरू में तस्करा किया हो कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 64% कम कर दिया, दरामदाद जो है इनके इम्पोर्ट जो है उसमें 19% की कमी आई है। तो ये मेरे ख्याल ये अचीवमेंट्स हैं। रुपया जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था वो 155-156 के दरमियान अब झूल रहा है। स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा दम पकड़ना शुरू किया। ये चीज़ें जो हैं बेहतर हुई हैं। हुकूमत के इस पर इत्मीनान होना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अवाम के जो दुख दर्द हैं उसमें किसी किस्म की कमी वाक़ हुई हो। क्योंकि जब भी एक इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, यानी कि माशी सुस्तरवी का शिकार होता है कोई मुल्क, तो उसके नतीजे में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो महंगाई बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ती है, जिसका अभी तस्करा हो रहा था कि ज़ाहिर है कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइकिल हमारा कम हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, तो उसका असर जो है वो आम आदमी पे बहुत आता है। वो जो कहते हैं कि अयाम जो है बंदा मजदूर के बहुत तल्ख हो जाते हैं और तल्ख से तल्ख होते जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि अब हुकूमत के पास जादू की छड़ी नहीं है, बहुत कम ऑप्शंस हैं। जब आप IMF के इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के प्रोग्राम में चले गए तो उन शराइत को आपको अमल करना है उसके ऊपर, और उसकी कीमत है, ठीक है ना। अब या तो पहले तनकीद होती थी, बहुत सारे जो हमारे वो थे मईशत थे, वही कहा करते थे जी वहाँ पे जाने में डिले कर रही है, IMF के पास जाना चाहिए। अब जब चले गए तो तनकीद इस बात पर हो रही है कि जी जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो हुकूमत के लिए वही है कि जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली बात है, क्योंकि इन्होंने इतने मुश्किल हालात इनहेरिट किए थे। और अब हम ये देखते हैं कि मुश्किलात में यूं इजाफा हो जाता है कि मीडिया बहुत वोकल है, ऑपोजिशन बिल्कुल उनको सांस नहीं लेने दे रही, तो हर चीज जो उनके ऊपर कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड इस हुकूमत को मिला नहीं, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, मिला नहीं, सही इनहेरिट ऐसी चीजें की, और आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बेहतरी आ रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आम आदमी की जिंदगी में भी उससे कोई फर्क पड़ रहा है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये जो PNA मूवमेंट की बात दरमियान में रहेगी, इस पर जरा और बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आमिर ज़िया साहब, ब्रेक पे जाने से पहले ये जो पीएनए मूवमेंट की बात हो रही थी 1977, आपको कोई सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं? आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? वो भी धांधली से शुरू होके लेकिन वो मज़हब पे चली गई, निज़ाम मुस्तफ़ा पे चली गई, और हिस्टोरिकली देखा जाए कि जहाँ पर मज़हब कार्ड इस्तेमाल हो रहा हो, मज़हब दरमियान में आ जाए, वही मूवमेंट जो हैं वो कामयाब होती हैं। ये तो एक क्वेश्चन मार्क है कि वो कामयाब होती हैं नहीं होती, लेकिन अगर आप ये देखें कि मजहबी कार्ड तो JUI खेल रही है और बहुत जोरदार तरीके से खेल रही है। उनके जो भी जो रहनुमा किसी भी इंटरव्यू में आते हैं, कहीं तकरीर करते हैं, तो वो बातें करते हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव एजेंडा है उसके ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं, चाहे वो ब्लेसमी के ऊपर हो, चाहे वो किसी और इश्यूज हों, और वो जिस तरह से उसको पेश कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो हमारी कहते हैं ना कि समाज के लिए और हमारे जो एक हार्मनी के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी नुकसानदेह है। तो उसके मुताल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए और PML नून को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के भी फरमा रहे थे हमारे बाकी दो शुरुका कि इस वक्त जो रेलिवेंट बन गए हैं, जो इस वक्त लाइमलाइट में, वो तो मौलाना साहब हैं, बिलावल साहब भी नहीं है, शहबाज शरीफ भी नहीं है। तो जो कायद होता है तहरीक का, जो उसको लीड कर रहा होता है, वही उसकी डायरेक्शन भी सेट करता है। तो जाहिर है कि सिमत का तयन तो है मौलाना फजल रहमान साहब ही करेंगे। एक बात मैं सिर्फ ऑर्डर्स करूं कि देखें हमारे यहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ की वही तहरीकें, मैं कामयाबी के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कहूँगा जो इम्पैक्टफुल होती हैं, असरअंदाज होती हैं, मौसर होती हैं, उसकी दो शराइत होती हैं। पहली शर्त तो ये होती है कि एक बहुत ग्रैंड अलायंस होता है हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का, जो इस सूरत में अगर आप मैं मिसाल दूँ, आज की सूरत हाल में ऐसा नहीं है। अभी भी कोई मजबूत अलायंस की सूरत में ये लोग सामने नहीं आ रहे। अभी भी एक दूसरे पे शक व शुबा है कि कौन किसका साथ कहाँ पे छोड़ दे और कौन कहाँ पे गुलाटी खा ले। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि फिर हम देखते हैं कि उस वक्त ये इम्पैक्टफुल होती हैं तहरीकें जब इदारों के दरमियान कशमकश हो, तो इस वक्त वो सूरत हाल भी नहीं है। तो इस वक्त जितनी हम लोग तवज्जो दे रहे हैं, देखिए मौलाना के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है ये कि आपका प्रोग्राम भी उस पर हो रहा है और जो बाकी एंकर पर्सन है उनके भी प्रोग्राम में कहीं ना कहीं से घूम घुमा के तस्करा मौलाना फजल रहमान का होता है। गो कि वो अनइलेक्टेड हैं, उनकी पार्टी बहुत छोटी है, अगर वो जीत भी जाते खुद तब भी उनकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं होती। तो ये उनकी मेरे ख्याल में जो कह रहे थे हमारे कि जीरक सियासतदान है, बहुत ज़हीन सियासतदान है, तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं कि उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से यूटिलाइज किया है। लेकिन उसमें कुछ मीडिया का भी मामला है कि हमें भी कुछ सनसनीखेज खबरों की ज़रूरत होती है, हमें भी एक्साइटमेंट की ज़रूरत होती है। पहले चाय की प्याली में तूफान उठा करता था, टेलीविजन स्क्रीन पर तूफान उठता है। आप ये देखें कि पूरे मुल्क के अगर कहते हैं ना कि फाफलंग एरियाज में जाएं, कराची में बैठा हूँ, कितने लोग जो हैं वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। मैं एक आम आदमी की बात करूं, कितने लोग जो है जोक दर जोक निकलेंगे कि जनाब वो इतने तंग आ गए हुकूमत से कि जी उसको उखाड़ने के लिए मैदान में आ जाए। ऐसा नहीं है। तो इसको जो इम्पिटस दे रहा है, जिसमें कैटलिस्ट का किरदार अदा करे, जाहिर है पॉलिटिकल वर्कर भी है, उसमें मीडिया ने भी बहुत ज्यादा हाइप बनाई हुई है और सियासतदान के लिए बहुत ईजी हो गया जी, अब जलसा ना भी करें, टीवी पे आप आके वो तकरीर शुरू कर दें, हम हर दूसरे इशू को भूल जाएंगे, मईशत को भूल जाएंगे, कश्मीर इशू जो सबसे अहम है हमारे लिए हम उसको भूल जाएंगे, हम दीगर चीजों को भूल जाएंगे, तालीम को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने नुक्ता उठाया कि कश्मीर इशू को भूल जाएंगे, हम इस पे बात करते हैं। ये मीडिया की हद तक सारी लाइमलाइट लेना डेफिनेटली मौलाना साहब की कामयाबी है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि उन्होंने एक इशू बना दिया, वो गिराते हैं, हुकूमत नहीं गिराते, इस्तीफा आता है नहीं आता वजीर आजम का, वो तो एक सेपरेट इशू है, लेकिन अभी वही डिस्कस हो रहे हैं। अभी कश्मीर का जिक्र किया इन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और परवेज़ खट्टक साहब ने भी एक और बात की कश्मीर से भारत को लिंक करते हुए। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी तमाम तर तवज्जो कश्मीर पे है, ये चीज़ भारत को पसंद नहीं आती, तो उन्होंने मौलाना साहब के आज़ादी मार्च की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में एक ये अंदरूनी शोशा छोड़ दिया गया। तो सियासी बयान समझे, सियासी बयान से आगे कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत ये बन गई है कि एक सिचुएशन देखते हैं, अभी आप किसी के ऊपर मौलाना उठेंगे या किसी को हर कोई कहना शुरू कर देंगे कि ये यहूदी लॉबी है। इमरान खान के धरने में भी यही होता था कि फंडिंग चेक करें जी, कहाँ से आई है, भारत से हुई है, इजराइल से हुई है और पता नहीं कहाँ। और अब आपकी हुकूमत भी एक मौका जाने कैसे दे, उनको भी अब सामने चीज नजर आई है, उसको किससे लिंक करें तो जरा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा सकती है। इंडिया से लिंक कर दो, कश्मीर की वजह से एंटी इंडियन सेंटिमेंट पाकिस्तान में वैसे ही आजकल हमारे जज्बात बड़े जागे हुए हैं एंटी इंडिया की वजह से, सो इसके लिंक कर देंगे। लेकिन इसमें देखें मौलाना साहब आ रहे हैं, मौलाना जिस वजह से भी आ रहे हैं, मुझे तो लगता है ज़ाती खुंदस है, उसकी वजह से आ रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से भी आ रहे हैं इशू तो है। मौलाना साहब का इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे, मैं क्या करूँ, मैं इस्लामाबाद देखने के बजाय मैं लाहौर तो नहीं जा सकता उसके लिए। दूसरा ये कि कामयाबी आपने कहा ना, PNA और कामयाबी देखिए मार्शल लॉ लगना किसी चीज़ की कामयाबी नहीं, बहुत बड़ी नाकामी है अगर किसी कैंपेन
के नतीजे में मार्शल लॉ लग जाए तो मजहब कार्ड इस्तेमाल तो करें। मैंने आज तक पाकिस्तान की तारीख में बारिंग प्रॉब्ली 2002 में जो केपी असेंबली में और मरकज़ में लीडर ऑफ द अपोजिशन मौलाना बने, केपी में हुकूमत बनी, बलूचिस्तान में इन्होंने काफ लीग से मिलकर हुकूमत बनाई, मुझे कोई मजहब के नाम पे कोई चीज़ कामयाब होते नज़र नहीं आई कि कोई कामयाबी आई हो। किसी प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, प्रेशर होता है, प्रेशर इस्तेमाल होता है, किसी को जो ना फिट करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल, मजहब इस्तेमाल हो, टीएलपी आके बैठ जाए या कोई और मजहबी जमात। मजहब हमारे का कार्ड इफेक्टिव कार्ड है पर कभी सक्सेसफुल नहीं हो। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आपने भी टीएलपी का जिक्र किया। मौलाना खादिम रिजवी की जमात टीएलपी ने पिछले इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान की जमात जेयूआईएफ से कई लाख गुना ज्यादा वोट लिए। लाख गुना तो ठीक है, चले लाखों वोट ज्यादा लिए, लेकिन लिए ना टीएलपी के बहुत अच्छे वोट थे, बहुत अच्छे वोट थे। जेयूआईएफ से ज्यादा वोट हासिल किए। वो आकर बैठते हैं धरने में बैठे, नहीं मैंने चेक किया है, रिजल्ट चेक किया है। वो आकर बैठे, धरना दिया, उसको डिक्लेयर किया गया एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो जेयूआईएफ का धरना कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, टीएलपी ने आके दो गलतियां की। एक जगह जिस जगह वो आके बैठ गए और जिस किस्म की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, वो दोनों की वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आपको याद होगा टीएलपी का ये पहला धरना नहीं, दूसरा धरना था। पहले धरने का आपको याद भी नहीं होगा कि कादरी साहब आए थे इस्लामाबाद में, उन्होंने डी चौक में धरना दिया था। एक नथिंग सा अग्रीमेंट किया था उस वक्त की हुकूमत के साथ, जिसमें साद रफीक साहब के और तलाल चौधरी साहब के दस्तखत थे। किसी को पता भी नहीं था, वो आए, किसी को पता नहीं, वो बैठे और वो वापस चले गए। कामयाबी करार दिया इस हुकूमत ने, वो बैठे ऐसी जगह थे किसी को इफेक्ट नहीं कर रहे। खादिम रिजवी साहब को उन्होंने बिठाया ऐसी जगह पे जहां वो इफेक्ट रोका ना, बिठाया। हुआ ये कि इंतजामिया ने, उस वक्त की इंतजामिया ने, नहीं आई एम नॉट हिंटिंग एट दैट, मुझे ये पता है कि इंतजामिया ने उस वक्त की कहा कि इसको इस्लामाबाद नहीं एंटर होना। तो उन्होंने इस्लामाबाद पिंडी के रोका उनको, वो वहीं पे बैठ गए कि हम यहीं पे धरना देंगे। बाद में उनको एहसास हुआ, इतनी बड़ी न्यूसेंस खड़ी कर दी उन्होंने वहां, उनको एहसास हुआ कि किस अच्छी जगह पे आके बैठ गए हैं कि 2 शहर बंद हो गए, 2 शहर तंग पड़े हैं, दुनिया सारी इस पे बात कर रही थी। सो जो उनको रेलेवेंस चाहिए थी, अगर उसी धरने को ले जाके या परेड ग्राउंड में बिठा देते, F9 पार्क में, किसी को फर्क भी नहीं था पड़ना कि ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नाम का कोई आदमी है, वो को धरना लेकर आया। इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेजमेंट इज द की। मजहब के नाम पे तो लोग आते जाते रहते हैं। अब मैनेज करने की बात करते हैं कि रियासत के इकदाम क्या होने चाहिए। अभी तक ये कि अंसारुल इस्लाम पे पाबंदी लगाई जाएगी, जो कि ऑलरेडी पाबंदी है, ये एक बैंड आउटफिट है, लेकिन फिर भी उनके ट्रेनिंग और मौलाना की सिक्योरिटी जलसों वलसों में सब यही कर रहे होते हैं। फिर दूसरा ये कि कवाइफ जमा हो रहे हैं, धरने की फंडिंग किसने की, ताजरान कौन से हैं जिन्होंने फंडिंग की, वो हुकूमत जमा कर रही है। और साथ साउंड सिस्टम, केटरिंग, टेंट सर्विसेज, होटल्स, मोटेल्स, कहीं से भी उनको खाना वाना, ये वो चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो सकेंगी। इस तरीके से मैनेज करेंगे धरना? देखिए, हमारे रियासती इदारे बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, चाहे वो पुलिस का इदारा हो, चाहे वो दूसरे इंतज़ामी इदारे, ख़ास तौर पे हमारी सिविलियन साइड के जो इदारे हैं, वो रियली 8, 10, 15 हज़ार लोगों को उनके पास ट्रेनिंग नहीं है उनको संभालने के लिए। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि ऐसी ताकतें, बैरूनी ताकतें मौजूद हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो ताकतें आपस में लड़ जाएँ। इनके पास फंडिंग की कमी नहीं होगी उन ज़राए से आने के लिए। फिर आपने जो पीएनए का जिक्र किया, वो वाकई बड़ा रेलेवेंट इस लिहाज से बनता है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस वक्त की हुकूमत के साथ थी। मीडिया उस वक्त बिल्कुल बंद करना बहुत आसान था, अब मीडिया को बंद करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। और फिर हमको हमेशा तफरीक करनी चाहिए इंतखाबी ताकत और सड़कों की ताकत के। मतलब ये ताकतें जो सड़कों पे निकल आती हैं, जिनके पास नफरी लाने की काबिलियत है, इनके पास वोट नहीं है, लेकिन इनके पास सड़कों की ताकत ज़रूर आ जाती है। ठीक है। और फिर एक बड़ी तारीख रही है कि हमारे यहाँ हुकूमतें जो बनती हैं वो तो गाँव में, वो तो दही इलाकों में बनती हैं, लेकिन गिरती शहरों के अंदर। तो ये काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस मीडिया का सामने आता है। अब मीडिया बहुत डाइवर्स है, मीडिया को रोका नहीं जा सकता, मेन स्ट्रीम है, उसके साथ सोशल मीडिया इतना आ गया है। और मैंने देखा है कि बहुत सारी तकरीबन सभी हमारी सियासी पार्टी जो हैं वो बाखूबी अब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने लगी हैं, इंक्लूडिंग JUI। उसमें डिसइंफॉर्मेशन भी चल रही है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पीएनए का इसलिए वो अचानक याद आ गया कि वहाँ पे उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ थी, छोटी छोटी पार्टीज सामने उठ के खड़ी हुई थी, और इस वक्त भी लग रहा है कि कुछ
उससे सिमिलैरिटीज सामने सही। आ और रही ये हैं। जो रियासत के इकदामात अभी तक जिस पे हम बात कर रहे थे, रियासत इन इकदामात के भैया दौर के ऊपर कोई खाना वाना खास- रोक दें, वैसे कुछ खास इफेक्ट आई रिकॉर्डेड अ शो, खैर चलेगा कल, लेकिन उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इस्लामाबाद और पिंडी के ताजरान, उनसे हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि भाई एक ही फ़ायदा है हमें धरने का, ये जो छोटे होटल आपको नज़र आ रहे हैं इनसे खाना वाना वहाँ चला जाएगा तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। आज उस पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन ताजिर तंजीमें जो हैं वो सुनने में ये आया है कि वो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने अपने डेट्स भी देखा होगा, ताजरान ने अपनी नहीं, डेट भी उन्होंने इनके कहा हम मुताबिक धरने के कर साथ ली नहीं, है। लेकिन शटर डाउन उन्होंने शटर डाउन कायम नहीं, रखा हुआ। डेट उन्होंने वही 27 की कर 28 ली इनके साथ वाली। 28 देखिए 29। लोग तंग जरूर हैं, 2.5 और मेरा खदशा ये है कि वो लोग जो तंग हैं, एक्चुअल सपोर्टर नहीं है JUI के, वो कहीं इनके साथ मिल ना जाएं। देखिए तकलीफ जो है वो बड़ी हैं। बासी साहब ने भी जिक्र किया कि आम आदमी सिर्फ ये देखता है कि तकलीफ, अब पिछले साल के मुकाबले में इस साल में आम आदमी के ऊपर तकलीफ जरूर बढ़ी। नॉट नेसेसरीली कि वो JUIF का ही कोई कारकुन होगा या वोटर होगा, लेकिन तकलीफ की वजह से वो साथ मिल सकता है इस धरने में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, उनके हवाले से भी जिक्र करेंगे। और ये जो खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को कह दिया है कि मैं पीपल्स पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप के साथ स्टेज पर नहीं आऊँगा, अगर बिलावल साहब आ रहे हुए तो ही मैं शामिल हूँगा, अदरवाइज़ वो कह चुके हैं कि जलसा करेंगे, आइंदा कलाहे अमल देंगे, दैट्स इट। धरने का कहीं पर उन्होंने जिक्र नहीं किया। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आमिर ज़ा साहब, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बताइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि बिलावल साहब का वो इंतज़ार करेंगे, अगर वो शामिल हो रहे हुए पीपल्स पार्टी की उन्हें स्ट्रेटजी की समझ में आई तो वो मौलाना साहब के साथ इस स्टेज पर आएंगे, और वो खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि जलसा होगा, जलसे में वो साथ देंगे, आइंदा कलाहमल अनाउंस करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब फिर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बैठने के लिए नहीं आ रहे हैं? जब मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस वक्त जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में एक दूसरे पे इत्मीनाद का फुकदान है, और हमें ये समझना चाहिए कि PML नून के जो हैं इंटरेस्ट जो हैं वो कुछ और हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, PML नून जो है पंजाब की सबसे बड़ी दूसरी जमात है, उसका अपोजिशन लीडर उनके पास है जो खुद शहबाज शरीफ साहब हैं। तो वो उस तरह से एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मौलाना के पास तो खोने का कुछ नहीं है, वो खुद अनइलेक्टेड हैं। एक के पास हुकूमत और एक के पास जो है और बहुत बड़े बड़े मफादात हैं PML नून के, तो किस हद तक जाएंगे। फिर हमें ये भी पता है कि जनाब एक रिलक्टेंट जो हैं शहबाज शरीफ साहब इस तहरीक में कूदने पे आमादा हुए हैं, और ये भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि वो पीपल्स पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप के साथ स्टेज को शेयर नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि शुरू से ही आपको नजर आ रहा है कि इस इख्तिलाफ के अंदर जो फ्रिक्शन है और जो आपको उसके अंदर नजर आ रहा है कि इख्तिलाफात हैं वो हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा आगे तक ये लोग जाएंगे। और आप ये समझें कि डट के धरना देने बैठ जाए तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पसोपेश होगा और PML नून को भी होगा। जी अच्छा, अभी तक वैसे जो आसार हैं उसमें बिलावल साहब के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि वो कहीं शामिल होंगे, क्योंकि खुद भी पार्टी को भी अलग रख लिया है। तो वहाँ पे फिर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं होंगे, दोनों लीडरशिप, दोनों पार्टीज की लीडरशिप गायब हो जाएगी। एक कंपैरिजन कर लें, जब याद होगा जब जजेस की बहाली की मूवमेंट चल रही थी और मियाँ साहब पाकिस्तान में थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 2 लॉन्ग मार्च हुए थे उसमें। पहले वाला किसी को याद नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च तो था, इनिशियल प्लान यही था। और मैं आपको ये बताऊं कि सरप्राइजिंग था सबके लिए उस वक्त जो धरने के अंदर लोग आए थे, कि जब तकरीरें हुई उन्होंने कहा चलें जी अब घर जाए, कि हम तो यहाँ बैठने के लिए आए थे, ये क्योंकि ये प्लान चेंज कब हुआ, और वो प्लान की चेंज हुआ। मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं थी उस वक्त, उनका ख्याल था कि धरने का वक्त भी नहीं और हम धरने में नहीं बैठना चाहते, हम सिर्फ एहतजाज करना चाहते हैं। मियाँ साहब आए, मियाँ साहब ने तकरीर की, वकला की लीडरशिप ने तकरीर की और सारे वापस चले गए। लेकिन दूसरी दफ़ा वो बैठने आ रहे थे जब उन्होंने फैसला किया कि मैंने लाहौर से बाहर निकलना है, क्योंकि टाइमिंग सब कुछ होती है। उस वक्त आपको याद होगा गवर्नर राज लग गया था, मियाँ साहब हैड एवरीथिंग टू लूज, हुकूमत उनकी पंजाब की ख़त्म कर दी गई थी। सो इस दफ़ा वो पूरी ताकत के साथ इस्लामाबाद आ रहे थे हुकूमत को झटके देने के लिए। क्या ये वक्त, मैं बहुत सी जब इन लोगों से मिलता हूँ, ये देखें मुश्किल वक्त तो है इस हुकूमत के लिए, क्या ये वक्त हुकूमत गिराने का है? इस पर सब अग्री नहीं करते। एक दूसरा, मजहब के ऊपर सब अग्री नहीं करते। 3
मौलाना की लीडरशिप पे सब अग्री नहीं करते। उनको पता है कि इस वक्त लीडरशिप मौलाना के हाथ में, अगर हम इनके पीछे चलेंगे तो हम इनके पीछे चल रहे हैं। एंड ऑफ द डे निगोशिएटिंग टेबल में मौलाना बैठेंगे, फैसले मौलाना करेंगे, वो फैसला करेंगे करना क्या है। कल यहाँ पर कोई लोग पीटीवी घुस जाएं, पार्लियामेंट हाउस घुस जाएं, जलील कौन होगा? पीएमएलएन जलील होगी पीपल्स पार्टी। तो इस सब की वजह से बहुत कॉशियसली चल रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, वो जब गए थे नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने तो वो लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता भूल गए थे, तो ये भी हो सकता है कि वो डी चौक का रास्ता भूल जाएं। अभी तो ऐलान है ना कि भरपूर शिरकत करेंगे, पूरी पीएमएलएन जाएगी, लेकिन उस दिन तो रास्ता भूल सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब की हिकमत अमली क्या है वो किसी से ये शेयर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी छाती के करीब रखी एंटर होंगे इस्लामाबाद तो कहते हैं कुछ नहीं बता रहे हैं पीएमएलएन वालों को या पीपल्स पार्टी वालों को। दूसरी चीज़ ये है कि जो अव्वलीन तरजीह है पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की वो नहीं है जो मौलाना साहब की है। उनके लीडरान जो जेल में हैं उनकी अव्वलीन तरजीह ये है कि किसी तरह उनको छुड़ा लिया जाए। फिर उनका एक बहुत बड़ा खदशा है जिसका उनके लीडरान ने इजहार भी किया है कि हमें खदशा है कि अगर केओस हो जाता है, थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, तो मुदाखलत हो जाती है, तो फिर हमारे लीडरान जो फंसे हुए हैं उनको वो शायद अदालती जो अभी वो डिले कर लेते हैं मामले और चल रहा है, शायद वो चीज़ उनको ना मिल पाए। तो उनके बहुत सारे खदशात हैं, उनके मुफादात इनसे मैच नहीं कर रहे हैं मौलाना साहब से, उनके मुफादात फ़र्क हैं। और फिर बड़ी बात जो भी भाई साहब ने की कि लीडरशिप तो वो ले गए हैं, लीडरशिप तो मौलाना साहब ले गए हैं। अगर उन्हें यकीन होता कि वाकई इनके आने से और ये करने से इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, इमरान खान का इस्तीफा आ जाएगा, तो फिर तो सर फेहरिस्त होते। अगर यकीन होता, इस वक्त अगर उनको लगे तो शायद उसी टाइम कंटेनर में जाके उसी टाइम, बिल्कुल यही ना कि उसी टाइम किसी को नहीं लग रहा कि इसीलिए उन्होंने सब ऑप्शन खुले रखे। किसी को नहीं पता नून क्या करेगी, किसी को नहीं पता पीपल्स पार्टी क्या करेगी, किसी को नहीं पता मौलाना क्या। अच्छा, वैसे ये इनको इस्लामाबाद एंटर ना होने देना, इस्लामाबाद से बाहर रोक लेने का फैसला, ये कैसा फैसला है? उसमें तो खुदा न खास्ता क्लैश के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब धरना दे सकते हैं तो धरना तो ये राइट तो सबका है, ये किसी एक का राइट नहीं है। वो खुद ऑफर कर चुके हैं कंटेनर, खाना, हर चीज, और अब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से बाहर रोकने की तैयारी। बयान कोई मयार नहीं है। मयार ये है कि किसी पीसफुल प्रोटेस्ट हर इंडिविजुअल का राइट है। ये जरूर बात तय हो सकती है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ना घुस सकते, तो समझ में आता है कि आप इन बिल्डिंग्स के अंदर, वरना हुकूमत के साथ, रियासत के साथ आप वो जगहों का तयन तो जरूर होता है कि आप पीटीआई का पहला जो फैसला हुआ था हुकूमत के साथ, आपको याद होगा पीछे का रोड जो उस रोड को क्या कहते हैं, कश्मीर रूट हाईवे जो मेरा ख्याल है, उसके ऊपर पहला धरना पीटीआई ने आके उधर दिया था, वो हुकूमत की मर्जी से दिया था। तो हुकूमत के साथ आके बैठे, वो उनको जगह बताएगी कि यहाँ पे आके बैठे। मुझे नहीं लगता कि ये शहर में आने से रोकना ज्यादती वाली बात है। दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक कि आप टीवी चैनल्स बंद कर दें, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद कर दें, आप इनको शहर में ना घुसने दें। सीएम केपी के कहते हैं यहाँ से निकलने नहीं देंगे, वो राजा बशारत पंजाब में कहते हैं जितने इनके होंगे उससे ज्यादा नफरी हम लगा देंगे, यहाँ पे कहते हैं कि इस्लामाबाद ही एंटर नहीं होने देंगे, बाहर ही रोक लेंगे, तो हालात बिगाड़ेंगे। मेरी उम्र गुजर गई हुकूमतों की तरफ से ये सुनते हुए। देखिए, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, जो पॉपुलर धरने, अगर पॉपुलर हैं मौलाना साहब, अगर बंदे उनके पास हैं तो बंदे पहुंचा लेंगे इस्लाम, पहुंचा लें। अच्छा, एक और चीज़ बताएं मिर्ज़ा साहब कि ये आपका जो पार्लिमानी वोट है वो कहाँ गया? उसमें आप चाहे इमरान खान साहब के धरने की बात कर लें या अभी वाले धरने की बात कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया, वो 5 साल का टर्म कहाँ गया, वो टेन्योर कहाँ गया, वो आइन किधर गया? मतलब कल कोई भी उठ के चंद हज़ार लोग ला के वो कह दे कि जी इस्तीफ़ा दें, आने वाली हुकूमतें जो हैं, कोई भी, किसी की भी हुकूमत हो फॉर दैट मैटर, वो तो फिर आप मरहूने मिन्नत हैं इन लोगों के। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बल्कि मैं कहूँगा कि आपके सवाल में ही जवाब भी है कि अगर इस तरह आप इजाज़त दें कि चंद हज़ार लोग या चलें लाख भी जमा कर लें कि वो हर बार इस्लामाबाद पे लश्कर कशी करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, और उसके बाद वो किसी हुकूमत को भेज देंगे, घर भेज देंगे। मेरे ख्याल में माजी में भी ऐसा नहीं हुआ। रियासत जो है इतनी ब्रिटल, इतनी कमज़ोर नहीं होती है, और हुकूमत भी इन चीज़ों को मुकाबला कर सकती है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब और ताहिर कादरी साहब का धरना वो ज़्यादा मतलब है ऑर्गेनाइज था, उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, रियासती इदारों को उस वक्त चप्पलिश चल रही थी मियाँ नवाज शरीफ साहब से, लेकिन नून लीग की हुकूमत उस धरने की वजह से नहीं गई है। वो अलग एक मतलब है, उन पर पनामा का केस हुआ और उसके बाद जी वज़ीर आज़म साहब गए, लेकिन हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की।
और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप याद करें 2008 से 2013 तक तो कितनी क़यास आराइयाँ होती थी, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स में ये बात होती थी कि हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, अब गई थे कब गई, लेकिन उसने अपने 5 साल पूरे किए। तो एक हमारे यहाँ एक मजबूत रिवायत चल चुकी है कि हुकूमतें और जो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं और ये मेरे ख्याल में जारी भी रहना चाहिए। हम मौलाना साहब के चैलेंज को बहुत मेरे ख्याल में एग्जैजरेट किया जा रहा है, इतना बड़ा वो चैलेंज है नहीं। आप याद करें जब दूसरी बार इमरान खान ने लश्कर कशी की थी इस्लामाबाद पर तो हुकूमत ने रोक लिया था बआसानी से। एक बार रियासत ये तय कर ले कि जी नहीं आने देना हमने, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं। तो खैर ये तो हुकूमत को असेस करना पड़ेगा कि कहाँ पर वो निगोशिएट करेगी, कहाँ पर वो जो है अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी, क्योंकि अगर दूसरा फरीक जो है वो आप कह रहे हैं कि कमजोरी समझे हुकूमत की, एग्जैजरेट कर दिया, करने लगे। लेकिन इमरान खान के खुद के बयानात अगर आप देखें, सही, वैसे काशिफ अब्बासी साहब इमरान खान के अपने बयानात अगर आप देखें तो उसमें तो नहीं लग रहा कि उनको कोई टेंशन है। एक तरफ मुज़ाकराती टीम ज़रूर बना दी है कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकराती टीम भी आज कह रही है कि भाई हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आप इस्तीफ़े पे अड़े रहेंगे तो फिर हम बात भी नहीं करेंगे, फिर हम वो करेंगे जो हमने कार्रवाई करनी है। दूसरी तरफ मुज़ाकराती टीम बना दी, वहाँ तकरीब में खड़े होकर कहते हैं कि पहली हुकूमत है जो डीजल के बगैर चल रही है। मतलब मुज़ाकरात आपने करने हैं तो ऐसे तो नहीं होते ना। वो नहीं, इमरान खान साहब, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत में परेशानी है। इमरान खान साहब को तमाम तर इस दुआइयों के बावजूद कि आपने कुछ कहना नहीं है, उन्होंने फिर भी वो डीजल वाला जुमला बोला उस जगह बोला उन्होंने। हालांकि उनको बड़ा मना किया गया था कि जी इन हालात में ऐसी जगह है, बराए मेहरबानी कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो फास्ट बॉलर है, वो नहीं रह सकते। देखिए ये दो अलग चीजें कि मौलाना साहब को आना चाहिए, उनका वो फंड्स लोन्स JUIF के लोगों को भी दे देना और मौलाना को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एक बहस अलग है। मैं इस बार इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ कि हुकूमतों को आप साल के बाद लोग लेकर इस्लामाबाद पहुँच जाए कि जी आप घर ये हुकूमत घर जाए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर वो आना चाहे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आना चाहे तो क्या हुकूमतों को रोकना चाहिए? बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, उनको उनका राइट ऑफ प्रोटेस्ट उनको देना चाहिए। ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़, दो मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन ये बात वही है ना कि ये फिर कोई पैमाना, कोई मेयार, कैसे ये यार्ड स्टिक क्या होगी कि भाई कल को कोई भी आ जाए कहेंगे हुकूमत मुझे नहीं पसंद, वज़ीर आज़म की शक्ल नहीं पसंद, घर जाएं जी। ये तो नहीं। देखिए मुतालबात जो दो मुतालबात हैं, एहतजाज अपनी जगह पर जमहूरी हक है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, बट हुकूमतें घर भेजने के लिए एक जत्था लें और बैठ जाएं आप। देखिए पहले दो मुतालबात जो हैं कि वज़ीर आज़म साहब रिज़ाइन कर दें, ये 176 वोट्स मिले हैं MNAs के इस वज़ीर आज़म को, ये किस खुशी में रिज़ाइन कर दें? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। नेशनल असम्बली में कोई 1 करोड़ 70 लाख वोट PTI के हक में डला है, नेशनल असम्बली को किस खुशी में डिज़ोल्व कर दिया जाए? 5 करोड़ वोट जो हैं वो बाकी पार्टीज़ को मिले हैं। पार्लियामेंट के हवाले से एक फ़र्क ये आ रहा है कि इमरान खान साहब के ज़माने में जब उनका धरना था तो उस वक्त पार्लियामेंट ने नवाज़ शरीफ का साथ दिया था। इस वक्त शायद पार्लियामेंट जो है वो इमरान खान साहब का साथ या PTI की हुकूमत का साथ ना दे, तो क्योंकि वहाँ पे इनके अपने लोग शायद इनका साथ नहीं दे रहे। जी वो भी है। देखिए ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। निगोशिएशंस करके किसी तरह अगर मौलाना साहब को रोक लिया जाता है तो वो दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन जो कमजोरी है हुकूमत की, जैसे अच्छा अभी भी लास्ट बिल्कुल 50 सेकंड रह गए, लग रहा है आपको कि मुज़ाकराती टीम वगैरह कामयाब हो जाएंगे, रुक जाएंगे आज़ादी मार्च से? मुझे लग रहा है कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है उससे तो शायद मौलाना साहब मुज़ाकरात ही ना करें। आमिर जा साहब, मुज़ाकराती टीम कहीं ना कामयाब होगी, नाकाम होगी, इनको मनाने में आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में बिल्कुल मौसर नहीं होगी ये जो मुज़ाकराती टीम है। जो भी चीज़ें हो रही होंगी वो मेरे ख्याल में नज़रों से ओझल होकर होंगी। जी नज़रों से ओझल होकर होंगी। काशिफ अब्बासी साहब, मुज़ाकरात होते मुश्किल नजर आ रहे हैं, मुज़ाकरात होते ही नहीं, यानी मौलाना साहब आमादा ही नहीं होंगे। राइट, आई हैव टू वाइंड अप हियर। काशिफ अब्बासी साहब, डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, आमिर ज़िया साहब, तीनों की तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।